चलो फिर आज हम स्टार्ट करने वाले केस स्टडी डाइजेस्ट का पार्ट 2। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। 8-9 क्वेश्चंस इसमें हम लोग करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन प्राइवेट लिमिटेड, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आया था 20 मार्क का, ROI का क्वेश्चन, PME चैप्टर का। तो उस टाइम पे ना ये क्वेश्चन नया नया आया था एग्जाम में, कहीं पे भी था नहीं, और जिसको कॉन्सेप्ट पता रहता था ना वो क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लेता था इजीली। ठीक है, चलो करते हैं, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। देखो, when private limited is diversified agri business company having 3 different businesses verticals, dairy, animal feed and crop production। इनका ना 3 बिजनेस है, डेयरी का, एनिमल फीड का एंड क्रॉप प्रोडक्शन का। The performance of each division is measured separately and staff members are rewarded accordingly। तो अलग अलग तरह से इनका परफॉर्मेंस मेजर होता है और सबको अलग अलग रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, following information pertaining to the financials for the year ended 31st March 2021 is furnished below। देखो तुमको नीचे इन्फॉर्मेशन दिया 31 मार्च 2021 का, मतलब 31 मार्च का सब कुछ डेटा ये। ठीक है, रेवेन्यू दिया 6 करोड़ 80 लाख, एनिमल फीड का 10 करोड़ 62 लाख 50,000 एंड क्रॉप प्रोडक्शन का 6 करोड़। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया तुम्हारा इतना इतना। ठीक है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट का इतना नेट बुक वैल्यू है 31 मार्च का वैल्यू। ठीक है, नेट करंट एसेट्स, करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी, तुम्हारा करंट एसेट्स दिया हुआ है, नेट करंट एसेट। ठीक है, ये हो गया टोटल तुम्हारा इन्फॉर्मेशन। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑफ द कंपनी इज 9% पर एनम। ये क्या है इनका कॉस्ट है, मतलब ये तुम्हारा 9%, कम से कम इतना तो तुमको कमा के चाहिए। ROI निकालते हैं जब रेसिडेंट इनकम, तो हमारे जो कॉस्ट है वो तो कंपनी कम से कम चाहिए ना, तो 9%। ठीक है, कॉन्सेप्ट में अच्छे से होता है बीमी चैप्टर में। Profit before interest and tax is mentioned above has arrived at after deducting head office expense at 2% of the revenue of each division। तो क्या बोल रहा है कि जो रेवेन्यू का 2% इनका हेड ऑफिस कॉस्ट है, और वो जो ऊपर आया ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाला अमाउंट, इसमें से ये लोग ने ना माइनस कर दिया ये 2% जो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस है। अभी मेरे को एक बात बताओ, जब ROI जो भी हम लोग निकालते हैं, तो जो प्रॉफिट लेते हैं उसमें हेड ऑफ जो हमारे कंट्रोल में रहता है वो सारे एक्सपेंस माइनस करते हैं। हेड ऑफिस एक्सपेंस हमारे कंट्रोल में है क्या, नॉट कंट्रोलेबल नहीं है ना वो एक्सपेंस, तो हम लोग क्यों इसमें से माइनस करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट का अगर प्रॉफिट एंड हम लोग ROI निकाल रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट लेंगे, जो भी प्रॉफिट इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी लेंगे, वो उसमें हेड ऑफिस का एक्सपेंस तो कुछ होना ही नहीं चाहिए ना। क्यों माइनस करके प्रॉफिट आप लोग का कम कर दिया लोग ने, ROI गिर जाएगा ना अपना। वो हेड ऑफिस का एक्सपेंस वहां पे हो रहा है, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना, तो हम लोग कभी भी कंट्रोलेबल लेते हैं। इसका अच्छे से हमने बताया। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया। डेप्रिसिएशन रेट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 15% ऑन पर एनम। अभी ये क्या बोला, डेप्रिसिएशन जो लगता है 15% लगता है पर एनम। द डिविजनल परफॉर्मेंस ऑफ व्हेन इज मेजर्ड यूजिंग द ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये निकालते हैं हम लोग, एंड RI, ये दोनों निकाल के हम लोग क्या कहते हैं, वो लोग का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं बेस्ड ऑन कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन। ये कंट्रोलेबल प्रॉफिट जो मैं भी बोल रहा था। The staff members are rewarded based on these results। ठीक है, उस हिसाब से उन लोगों को स्टाफ लोगों को क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। When calculates ROI and RI using net book value of plant and machinery at the reporting date। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट पे जो नेट बुक वैल्यू होगा प्लांट एंड मशीनरी का, उस बेसिस पे क्या करेगा, ROI और RI निकालेगा। तो अभी यहाँ पे जो बुक वैल्यू दिया प्लांट एंड मशीनरी का और नेट रिपोर्टिंग डेट का, ये रिपोर्टिंग डेट मतलब तुम्हारा ईयर एंड का लास्ट डेट 31 मार्च का डेट दिया हुआ। ठीक है, ये हमको समझ में आता है, इसका यूज आएगा आगे। हाँ, ये बोलो ध्यान से पढ़ना है लाइन, नहीं तो इश्यू हो जाएगा तुमको। ये लाइन ध्यान से पढ़ना। अभी देखो, द मैनेजर ऑफ एनिमल फीड डिवीजन क्लेम्स दैट देयर डिवीजन इज बेस्ट परफॉर्मिंग डिवीजन ऑफ द कंपनी। अभी देखो एनिमल फीड जो है ना, ये डिवीजन बोलता है कि हमारा डिवीजन सबसे अच्छा डिवीजन है ओवरऑल और कंपनी में। डेयरी और क्रॉप फीड ऐसा छोड़ो, मेरा हम लोग का डिवीजन बहुत अच्छा है, ऐसा ये बोल रहा है, क्लेम कर रहा है ऐसा। तो कंपनी चेक भी कर लेगी ना कि जो क्लेम कर रहा है सही कर रहा है क्लेम की नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है, calculate the return on income and residual income for each division and explain the validity of the claim made by the manager of animal feed। बोल रहा है कि तुम एक काम करो दोस्त, तुम क्या करो, तुम ROI और RI निकाल लो, उससे पता चल जाएगा ना कि जो एनिमल डिवीजन जो बोल रहा है क्योंकि मैं अच्छा डिवीजन हूँ, तो पता चल जाएगी कि अच्छा डिवीजन है कि नहीं है। ठीक है, अगर उसका ROI ज्यादा रहेगा तीनों डिवीजन में, या उसका RI ज्यादा रहेगा, रेसिडुअल इनकम ज्यादा रहेगा, तो वो अच्छा डिवीजन होगा। ROI मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, जो प्रॉफिट रहेगा कितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना परसेंट तुम्हारा आया है। ठीक है, RI मैंने बताया था कि कंपनी जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके ऊपर कंपनी को कम से कम कितना परसेंट चाहिए। ठीक है, कितना परसेंट चाहिए, यहाँ पे 8% चाहिए, 8% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उससे तुम कितना एक्स्ट्रा कमा के ला रहे हो, तो तुम्हारा जो बच गया, एक्सेस बच गया, वो तुम्हारा रेसिडुअल इनकम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एक चीज हम लोग करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। पहला देखो एकदम सिंपल है,
तीन डिवीजन है, कौन कौन से हैं? डेयरी, एनिमल फीड एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो डेयरी, एनिमल फीड एंड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट, एनिमल फीड एंड क्रॉप प्रोडक्शन, ये तीन डिवीजन है। अब देखो तीनों का मैं क्या करता हूँ, पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। 60 करोड़ 10 लाख प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी दिया हुआ कितना? 60 lakhs 10,000, 63 lakhs 77,500, 60 lakhs प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हो गया। अब देखो 60 lakhs 10,000, 60 lakhs 10,000, ये ठीक है। और 10 lakh 63 lakhs 77,500, 63 lakhs 77,500, फिर क्या है 5766, 5766। अभी देखो ये प्रॉफिट जो आया, ये प्रॉफिट में हम लोग ने क्या किया, इस प्रॉफिट में हम लोग ने ये जो 2% का हेड ऑफिस एक्सपेंस है, इसको भी तो यहाँ पे लेस कर दिया ना आफ्टर डिडक्टिंग, तो हमको वापस ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस था ही नहीं, हम क्यों उसको ले, कंट्रोल में जो रहेगा वो लेंगे ना, तो ऐड करो, वापस से ऐड बैक कर दो, क्या हेड ऑफिस एक्सपेंस। अभी हेड ऑफिस एक्सपेंस क्या था, तो इन्होंने क्या बोला कि 2% ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच डिवीजन, तो जितना भी रेवेन्यू उसका 2% इनका हेड ऑफिस एक्सपेंस है, तो हम हेड ऑफिस एक्सपेंस निकाल लेंगे ना, यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 1 कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंस कितना होगा, डेयरी डिवीजन है, एनिमल फीड डिवीजन है एंड क्रॉप वाला डिवीजन है, क्रॉप है ना, क्रॉप प्रोटेक्शन। अभी देखो इनका रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू लिख लेते हैं 6 करोड़ 80 lakhs, 6 करोड़ 80 lakhs, फिर 1062,500, 1062,500, और क्रॉप प्रोटेक्शन कितना है 6 करोड़ का, इसका इसका है 6 करोड़ का। तभी इसका हेड ऑफिस एक्सपेंस कितना होगा 2%, तो देयरफॉर हेड ऑफिस एचओ एक्सपेंस एट द रेट एचओ एक्सपेंस एट द रेट 2%, तो अभी इसका 2% निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसका हेड ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा, कैंसिल है, कैंसिल, 6 करोड़ 80 lakhs इंटू 2%, तो इसका है 13 lakhs 60,000, 10 करोड़ 62,500 इंटू 2%, ये आ गया 1062,500, 1062 50,000 है ना, गलत निकाला, 10 करोड़ 62 लाख 50,000 इंटू 2%, ये आ गया 21 lakhs 25,000, और ये 6 करोड़, इसका आ गया 12 lakhs, ठीक है। ये हेड ऑफिस एक्सपेंस आ गया, मैं क्या करूँगा इसको ऐड बैक कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे अंदर ये कॉस्ट आता ही नहीं है, तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट हम निकालेंगे ना, तो ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं एक्सपेंस, तो क्यों माइनस करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट आया ऊपर जो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अनकंट्रोलेबल प्रॉफिट हो गया ना, मेरे कंट्रोल में था ही नहीं एक्सपेंस, तो माइनस क्यों किया भाई, इसको क्यों माइनस किया, गलत बात है। तो आगे अब नीचे आ जाएगा तुम्हारा कंट्रोलेबल प्रॉफिट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे तो हो जाएगा अपना कंट्रोलेबल प्रॉफिट आ जाएगा 60 lakhs 10,000 प्लस 13 lakhs 60,000, तो ये तुम्हारा गया 73 lakhs 70,000, ये तुम्हारा हो गया कंट्रोलेबल प्रॉफिट, ठीक है। 63,77,500 प्लस 21,25,000, तो हो गया 85 lakhs 02,500, 57,66,000 प्लस 12 lakhs
69,66,000, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल प्रॉफिट। अब तुम्हारा नेट एसेट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हेड ऑफिस एक्सपेंस कहाँ से है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। इन्वेस्टमेंट ये आ गया तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 2 से, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो तीनों का इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेंगे, डेयरी डिवीजन, एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन। अब देखो इनका जो डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन होता है 15% पर एनम होता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो नेट बुक वैल्यू दिया है ये तो 31 मार्च का दिया, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो गया है, ठीक है। तो वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये जो प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन है, हम आफ्टर डेप्रिसिएशन ही कंसीडर करते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि ये जो आरओआई आरआई निकालते हैं किसके बेसिस पे निकालते हैं, देखो नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एट द रिपोर्टिंग डेट, जो आरओआई कैलकुलेट करते हैं वो प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है रिपोर्टिंग डेट पे उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। रिपोर्टिंग डेट मतलब 31 मार्च को, तो 31 मार्च का ही बैलेंस दिया, तो हमको इसमें डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट इधर लिख लेते, नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितना है 565.25, 5 करोड़ 65,25,000। और कितना दिया हुआ है 7 करोड़ 43,75,000, 7 करोड़ 43,75,000 और 2 करोड़ 62,50,000 ही था ना, 262,550,000 और यहाँ पे 7 करोड़ 43,75, ठीक है। अब देखो इनका नेट असेट भी दिया हुआ है, नेट करंट असेट्स, नेट करंट असेट कितना है 1 करोड़ 4,75,000, तो 104,75,000, 1 करोड़ 51,25,000, 1 करोड़ 51,25,000, 51,25,000 और कितना 60 lakhs, ठीक है 60 lakhs। अब इनका टोटल कर दो तो टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा हमको कितना 565.25,000 प्लस 104,75,000, तो 6 करोड़ 70 lakhs यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, 6 करोड़ 70 lakhs, 743,75,000 प्लस 151,25,000, 8 करोड़ 95 lakhs, 8 करोड़ 95 lakhs, 262,50,000 प्लस 60 lakhs, 322,50,000। तो हो गया इनका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट हम लोग ऊपर डाल देंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में, ये सेम फिगर डालना है, तो हम क्या करते हैं ठीक है। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब हमको आरओआई निकालना है, तो सिंपल है, कैसे आएगा आरओआई निकालना है, तो इतना हमने कमाया, इतना हमने कमाया, इतना डाल के, ठीक है। तो कितना परसेंट है 73,70,000 डिवाइड बाय 6 करोड़ 70 lakhs, 7370 डिवाइड बाय 6 करोड़ 70 lakhs, तो ये आ गया हमारा इंटू 100 11%, ठीक है। ये 11% आ गया आरओआई 11%। हमने 8502 कमाया, हमने कितना कमाया 8502 कमाया 500 डिवाइड बाय 8 करोड़ 95 lakhs डाल के, ठीक है। 8502 500 डिवाइड बाय 8 करोड़ 95 lakhs, तो ये आ गया अपना 9.5%, ठीक है। तो ये हो गया 9.5%, बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ है ही नहीं,
6966 डिवाइड बाय 3 करोड़ 2250 तो 21.6%। ठीक है, ये हो गया। अब RI भी निकाल लेते हैं। RI निकाल लेते हैं। RI कैसे निकालेंगे? अब देखो तुम्हारे पास कंट्रोल प्रॉफिट है, हाँ कितना कंट्रोलेबल प्रॉफिट दिया हुआ है हमको, हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये रहा, ये सेम टू सेम यही उठा लेंगे, ये उठा लेंगे। ठीक है, ये कंट्रोल प्रॉफिट हो गया अपने। अब देखो तुमको चाहिए कितना परसेंट था इनकम, कम से कम। RI के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि कंपनी को कितना चाहिए था। कंपनी को तो 9% चाहिए था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 9% चाहिए रहेगा, तो कंपनी को कितना चाहिए, 9% चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है कंपनी का, रिक्वायर्ड रिटर्न 9% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 9% ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे निकाला ना, ये देखो ये इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर 9% उनको कम से कम तो चाहिए इनकम। रेसिडेंट इनकम मतलब क्या, बच गया। रेसिडेंट मतलब बच गया, जितना कितना बच गया तुम्हारे पास, तो तुमने इतना इतना कमा लिया। ठीक है, तुमको 9% चाहिए था कम से कम, किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो पहला डिवीजन का था डेयरी, है लाइन से चल रहा। तो डेयरी डिवीजन का इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ 70 लाख थे, 6 करोड़ 70 लाख, इसके ऊपर 9% चाहिए था इनका, मतलब कितना चाहिए था, 60,30,000 इतना चाहिए था। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट ऊपर से है, यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट यहाँ से 60,30,000 चाहिए था, और इन्होंने कमाया 73,70,000 इतना चाहिए था, तो एक्स्ट्रा कितना कमा लिए देख लो। 73,70,000 माइनस 60,30,000, तो इन्होंने एक्स्ट्रा कमा लिया 13,40,000 इतना इन्होंने एक्स्ट्रा कमा लिया। तो ये इनका इनकम बच गया, तो ये इनकम तो बचा है, तो इसको इंग्लिश में नाम देंगे इनकम जो बच गया, रेसिडुअल इनकम, RI, इसी को बोलते हैं RI, रेसिडुअल इनकम। ये हो गया 13,40,000। अब यहाँ पे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट था 1 करोड़ 95 लाख, इनटू इसके ऊपर 9% कंपनी को चाहिए था, मतलब कंपनी को चाहिए 80,55,000। ठीक है, और इन्होंने कमाया कितना, इन्होंने कमाया तो देखो इनको चाहिए था 80,55,000 और इन्होंने कमाया 85,22,500, तो कितना कमाया था एक्स्ट्रा, माइनस 80,55,000, तो इन्होंने कमाया 4,47,500 एक्स्ट्रा। तो ये हो गया इनका रेसिडुअल इनकम, बचा हुआ इनकम 4,47,500। ठीक है, ये समझ में आता है। अब देखो थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में इनको चाहिए था, कितना चाहिए था इनको, इनको चाहिए 3 करोड़ 22,50,000 के ऊपर 9%, तो 3 करोड़ 22,50,000 के ऊपर 9%, मतलब इनको चाहिए 29,02,500 इतना चाहिए उनको। ठीक है, लेकिन हमने कमाया कितना, 69,66,000, तो माइनस 29,02,500, एक्स्ट्रा कितना कमाया 63,500 बराबर 3 करोड़ 22,50,000 के ऊपर 9% चाहिए, तो ये 29,02,500 चाहिए, और हमने कमाया कितना 69,66,000 ना, तो हमने 40,63,500 एक्स्ट्रा कमा लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RI निकल गया। ये समझा, RI निकालना एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें, बहुत सिंपल था। ठीक है, ये तीन चीज हमने निकालते हैं यहाँ पे, ROI और ये RI तीनों का। ठीक है, अब आते हैं जो हीरो बन रहा था, वो कौन हीरो बन रहा था, ये बन रहा था, एनिमल फीड हीरो बन रहा था ना। बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे इनकम कमाता हूँ, सबसे ज्यादा बेस्ट डिवीजन मैं ही हूँ। तो चलो देख लेते हैं ना, एनिमल फीड डिवीजन है बीच वाला डिवीजन, इसका देखो 9.5% इसका ROI है, तीनों में सबसे कम गिरा हुआ ROI इसका ही है। रेसिडेंट इनकम देखते हैं, तीनों में सबसे गिरा हुआ इनकम इसका ही, और बोलता है मैं हीरो। कहाँ से हीरो है, सबसे बड़ा हीरो तो ये है CP डिवीजन, 21.6% इसका ROI है, और इसका RI भी देखे तो 40,63,500, मतलब एक्स्ट्रा जितना तुमको बोला उससे तुमको 40,63,500 एक्स्ट्रा कमा के दे रहा था, हीरो तो ये हुआ ना, कुछ भी बोलता रहता है, हमने चेक करके बता दिया इसको। ठीक है,
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, इट हैज बीन प्रपोज्ड टू एक्सपांड द बिजनेस ऑफ डेयरी डिवीजन बाय वेंचरिंग इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रोजन डेजर्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो इनका एग्जिस्टिंग डेयरी डिवीजन है ना, ये वाला डिवीजन डेयरी डिवीजन, बोल रहा है हम इसको ना एक्सपांड करेंगे, बड़ा करेंगे। कैसे करेंगे, बाय वेंचरिंग इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रोजन डेजर्ट। बोल रहा है कि हम लोग ना फ्रोजन डेजर्ट बेचेंगे, मतलब जो फ्रिज में रहेगा, ठीक है, डेजर्ट बेचेंगे। दिस वुड रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ 1,75,00,000। बोल रहा है इसके लिए ना हमको अलग से एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1,75,00,000 का, विच विल जनरेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 95,00,000, जिससे हमको 95,00,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा पर एनम, ठीक है। एनुअल फीस कॉस्ट जो है वो 8,50,000 होगा, विल इंक्रीज हो जाएगा, 8,50,000 से इंक्रीज हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड किया हुआ है। नेट करंट असेट्स ऑफ दिस डिवीजन will increase by 25 lakhs due to acceptance of this proposal, तो उनका करंट असेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इवेल्युएट द प्रपोजल ऑफ एक्सपांशन ऑफ द डेयरी डिवीजन, तो क्या तुमको डेयरी डिवीजन को एक्सपांड करना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टेड यूजिंग आरओआई एंड आरआई। बोल रहा है कि अब सिंपल इसमें भी क्या दिया है कि एक अलग से एक डिवीजन है, उसको एक्सपांड करना है डेयरी डिवीजन को, ठीक है। अब वो डेयरी डिवीजन को एक्सपांड करके फ्रोजन वाला प्रोडक्ट लाना है, तो फ्रोजन डिवीजन अगर फ्रोजन वाला प्रोडक्ट लाना है तो फ्रोजन का अलग से रिक्वायरमेंट दे दिया है। तो तुमको जो जो रिक्वायरमेंट दे दिया है, तो तुमको इसमें से आरओआई और आरआई कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो देख लो, खत्म हो गई बात, ठीक है। आरओआई और आरआई कैलकुलेट कर लो, सिंपल है। देखो अभी सेकंड बहुत सिंपल है, देखो अभी मेरे को दो चीज चाहिए रहता है, मेरे को आरओआई निकालने के लिए इनकम चाहिए रहता है और इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है। तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सिर्फ पर्टिकुलर उस डिवीजन का करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो अभी क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1,75,00,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीन मैंने डाला 1,75,00,000 का, ठीक है। अब देखो अब ये लोग ने क्या बोला था, एक ध्यान रखना है कि ये लोग आरओआर और आरआई कैलकुलेट करते हैं, तो ये लोग ना 31 मार्च का बैलेंस लेते हैं, रिपोर्टिंग डेट का बैलेंस लेते हैं। यहाँ पे गलती हो सकता है, यहाँ पे गलती हुआ बहुत लोगों का एग्जाम में, तो ये लोग ने बोला रिपोर्टिंग डेट का हम लोग जो बुक वैल्यू रहेगा वो लेंगे। अभी ये तो स्टार्ट में लगेगा, तुम्हारा जो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट में लगेगा ना 1,75,00,000 का जो भी बैलेंस, ये थोड़ी ना 31 मार्च का बैलेंस दिया रहेगा। ये तो बोल रहा है कि 1,75,00,000 का नेट इन्वेस्टमेंट लगेगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो हम जब आरओआई कैलकुलेट करेंगे तो 1,75,00,000 थोड़ी ना लेंगे, हम तो ईयर एंड का बैलेंस लेंगे, रिपोर्टिंग डेट का बैलेंस लेंगे। मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना भी बाकी है, तो माइनस करेंगे। कैसे पता चला सर डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है? अरे भाई जब नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो तुमको ऐसा डेप्रिसिएशन माइनस करके बताएगा क्या इतने रुपए का प्लांट लगेगा? तुमको तो सीधा सीधा बताएगा ना कि तुमको इतने रुपीस का प्लांट लगेगा, इतना रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब तुम कैलकुलेट करने के लिए जब आरओआई कैलकुलेट करने जब तुम प्लांट मशीन का ईयर एंड का बैलेंस लेते हो तो तुमको खुद को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना उसमें से। तो ये लॉजिक था। अभी देखो इसमें 9% कितना तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना लगता है, यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन रेट ना 15% है। कितना परसेंट है? डेप्रिसिएशन रेट 15% है, तो तुमको इसमें से 15% पर एनम माइनस करना पड़ेगा। तो तुमको इसमें से 15% कितना आएगा, 1 लेस डेप्रिसिएशन। तो तुम्हारा 31 मार्च का बैलेंस आएगा इसका प्लांट मशीनरी का, इसके ऊपर 15% कितना आएगा 26 लाख 25,000, ये माइनस कर दो 1,75,00,000 में से, ये कितना है 1,40,48,00,000 75,000। तो आरओआई के निकले कैलकुलेट करने प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू मैं लूंगा, ये लूंगा, ठीक है। ये रिपोर्टिंग डेट का वैल्यू, रिपोर्टिंग डेट का, रिपोर्टिंग डेट वैल्यू, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो नीचे आओ, अब क्या बोल रहा है, विच विल जनरेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 95 लगेगा। अभी मैं कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट पे आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, एनुअल फीस कॉस्ट लगेगा, ठीक है, प्रॉफिट से लेस कर देंगे। नेट करंट एसेट ऑफ द डिवीजन विल इंक्रीज बाय 25 लाख, तो 25 लाख से नेट करंट एसेट और बढ़ेगा, मतलब और तुमको इन्वेस्टमेंट लगेगा इतना 25 लाख का। बढ़ेगा कैसा, लगेगा तो बढ़ेगा ना, तो नेट करंट एसेट भी लगेगा इसमें, ऐड कर दो और नेट करंट एसेट कितना 25 लाख। तो अब तुम्हारा आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में कितना लगेगा ये बढ़ाने के लिए, 1,48,75,000 प्लस तुम्हारा 25 लाख, तो 1,73,75,000
1,73,75,000। ठीक है, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये मैंने निकाल लिया इन्वेस्टमेंट। मैं लाइन से जा रहा हूँ कि मुझे ना आरओआई निकालने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आरओआई और आरआई दोनों निकालने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट तो चाहिए रहता है ना। तो इन्वेस्टमेंट मैंने पहले निकाल लिया। ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अब मुझे इनकम निकालना है, तो अब मैं इनकम निकाल लूंगा। तो उन लोग ने क्या बताया था, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मुझे। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोलेबल प्रॉफिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन समझ जाओगे आप लोग। कंट्रोलेबल प्रॉफिट। देखो, हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम अगर ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम कितना रुपीस कमाओगे। यहाँ पे बताया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 95 लाख का जनरेट होगा। उसमें से तुम्हारा फीस कॉस्ट चला जाएगा 8,50,000 का। ठीक है, तो मुझे फीस कॉस्ट तो वैसे भी माइनस करना है। तो 95 लाख का मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कंट्रीब्यूशन 95 लाख का आएगा। उसमें से 8,50,000 का मेरा क्या चले जाएगा, 8,50,000 का मेरा चले जाएगा फिक्स कॉस्ट। ये मेरा हो गया फिक्स कॉस्ट। तो मेरे हाथ में कितना आएगा, कंट्रोलेबल प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, 95 लाख माइनस 8,50,000। तो मेरे हाथ में आएगा 86,50,000। 86 कितना आता है, 95 लाख माइनस 8,50,000। एक सेकंड। कितना, 86 लाख क्या थे हम लोग यहाँ पे। तो कंट्रीब्यूशन हमारा तो 95 लाख का, फीस कॉस्ट 8,50,000। तो आ गया 86,50,000। इतना आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, एनुअल फीस कॉस्ट ऑफ द डिवीजन कितना है, इंक्रीज बाय 8,50,000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो डेप्रिसिएशन तो माइनस होना चाहिए ना तुम्हारा नेट कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकालने के लिए। पीएनएल आइटम, पीएनएल आइटम में डेप्रिसिएशन भी तो आएगा। तो इसमें से तुम क्या करो, डेप्रिसिएशन भी लेस करो, लेस। अभी हमने डेप्रिसिएशन निकाला ना ऊपर, लेस डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट जब ले रहे हो डेप्रिसिएशन लेस करके, तो ये भी तो डेप्रिसिएशन लेस करके लोगे ना। कितना आएगा इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन, 26,25,000। तो ये भी इसमें से माइनस कर दो, 26,25,000। तो ये तुम्हारा आ जाएगा कंट्रोलेबल प्रॉफिट। $86,50,000 माइनस 26,25,000। तो आ गया 60,25,000। ठीक है, अब इतना तुम कमा रहे हो, इतना तुम कमा रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट डाल के, इतना इन्वेस्टमेंट डाल के, तो कितना तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो। मतलब तुम्हारा आरओआई कितना होगा फिर, आरओआई इक्वल टू 60,25,000 तुम कमा रहे हो कितना रुपया डाल के, 1,73,75 डाल के, 1,73,75,000 डाल के। तो तुम कितना आरओआई जनरेट कर रहे हो, डिवाइड बाय 1,73,75 इंटू 100। ये मेरा क्या 34.67, 34.676 मतलब 68%। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आरओआई। ठीक है, अब मैं आरओआई आरआई भी निकाल लेता हूँ। आरआई में कितना, कैसे निकालूंगा, मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी को कितना चाहिए था, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी को कितना चाहिए था, 9% चाहिए था ना। तो मेरा कमा कितना रहा, मैं यहाँ पे आरआई निकालूंगा। तो क्या करूंगा, कंट्रोलेबल प्रॉफिट पहले लूंगा। कंट्रोलेबल प्रॉफिट है मेरा 60,25,000। ठीक है, और कंपनी को कितना चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना, रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, रिक्वायर्ड रिटर्न इनका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 173.75, 173.75 इंटू 9% इनको चाहिए कम से कम। तो 173.75 इंटू 9% इनको चाहिए 15,63,750 इनको चाहिए। और हमने कमा के कितना दिया, 60 लाख
25,000। तो हमने तो ज्यादा ही कमा के दिया ना, 44,61,250 हमने एक्स्ट्रा कमा के दिया, तो ये हमारा हो गया बचा हुआ इनकम, इसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। ठीक है, तो ये हमारा रेसिडुअल इनकम, ये हो गया हमारा आरओआई। ठीक है, तो ये हमारा देखो दोनों ही पॉजिटिव है। और देखो जितना भी आरओआई है यहाँ पे, डेरी डिवीजन का जितना आरओआई, डेरी डिवीजन का 11% ही आरओआई है, तो डेरी डिवीजन तो एक्सेप्ट करेगा ना, क्योंकि उससे ज्यादा उसको मिला 34.68, तो दोनों जब मर्ज हो जाएंगे ना, तो उसका जो 11% है वो कंबाइन होकर ज्यादा बन जाएगा, आरओआई इसका ज्यादा जाएगा। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे डेरी डिवीजन का ये जो लिखा हुआ है ये ले लो, और उसमें प्लस ये एग्जिस्टिंग वाला भी, एग्जिस्टिंग प्लस ये फर्दर जो एक्सपांडर है ये भी साथ में ऐड कर दो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कर दो पूरा डेरी डिवीजन का, ये सब ऐड करके इसका भी जो इन्वेस्टमेंट है ऐसा भी आरओआई निकाल सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट और उसका जो अर्लियर इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो, और ये जो वाला कंट्रोलर प्रॉफिट और ऊपर वाला कंट्रोलर प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट को ऐड कर दो। ठीक है, टोटल आरओआई निकाल लो, तो उसका 11% के ऊपर ही जाएगा, तो वो तो बोलेगा ठीक है अच्छी बात है, मेरा ग्रोथ हो रहा है, मेरा तो रेसिडुअल इनकम भी बढ़ रहा है, मेरा आरओआई बढ़ रहा है, मेजर भी कंपनी उसी पर कर रही है परफॉर्मेंस, तो मैं क्या करूंगा इसको अपने डिवीजन में और एक्सपांड करने दूंगा। ठीक है, तो ये एक चीज हमको करनी चाहिए। तो ये हमने डिसीजन यहाँ पे ले लिया आरओआई निकाल के। अब देखो अब आगे क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट सिंपल था, अभी तो कुछ हार्ड नहीं था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंप्रूव्स विद द एज ऑफ द असेट। बोल रहा है कि आरओआई जो है वो तुम्हारा बढ़ता रहता है जैसे जैसे असेट का एज, असेट बुढ़ा होते जाता है, असेट का एज बढ़ता रहता है। एक्सप्लेन विद द कैलकुलेशन हाउ दिस हैपन विद द प्रपोजल ऑफ द डेरी डिवीजन। जो ऊपर जो प्रपोजल आया था ना डेरी डिवीजन को कि तुमको एक्सपांड करना है, तो वही वाला इन्वेस्टमेंट ले लो, वही वाला पूरा एग्जांपल ले लो, और बोल रहा है उसको बता, उसको लेके हमको ये बताओ कि विद जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे किसका, असेट का, तो वैसे वैसे तुम्हारा आरओआई भी बढ़ेगा। अब सिंपल बात है, एज बढ़ेगा असेट का तो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तुम्हारा इनकम उतना ही है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, इनकम उतना ही है, तो सिंपल है, जब आरओआई निकालोगे तो नीचे जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कम रहेगा तुम्हारा, और इनकम तो तुम्हारा उतना ही है जितना पहले था। तो जब उसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आरओआई ज्यादा ही आएगा ना पिछली बार से। नहीं समझा, देखो कैलकुलेशन के साथ समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क का एग्जाम में आ सकता है। आरओआई आरआई का दिमाग एकदम क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तो ये करने वालों तुमको आरओआई एकदम कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें, इसमें सब एडजस्टमेंट है। अब देखो क्या बोला, देखो ये जो नया वाला इन्वेस्टमेंट आया था यहाँ पे, ये वाला कौन सा डिवीजन, ये वाला कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट जो मैंने नया वाला लिया, फ्रोजन वाला जो इन्वेस्टमेंट आया था इसमें मैंने निकाला, ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इसका आरओआई 34.68 और आरआई आ रहा है इतना। ठीक है, आरओआई की सिर्फ बात करते हम लोग, आरओआई की निकालेंगे। अब इसी का ना मैं सेकंड ईयर लेता हूँ, सेकंड ईयर की बात करता हूँ। सेकंड ईयर में क्या होगा, अब देखो सेकंड ईयर में इसका प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग वैल्यू कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन मारने के बाद कितना आया था, ये आया था ना 1,48,75,000, ये आया था ईयर 1 का एंड, मतलब ईयर 2 का ओपनिंग 1,48,75, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1,48,75,000। ये समझाइए कहां से आया। ठीक है, अब देखो इसमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा कितना लगेगा, 15% पर एनम लग रहा है, तो वो जो एसएलएन पे ही जाएगा, तो जितना लास्ट ईयर लगेगा तो वही लगेगा ना 26,25,000। ये जो डब्ल्यूडीवी नहीं है 15% है पर एनम, तो 26,25,000 यही सेम टू सेम लगेगा ना उसके ऊपर। तो ये 26,25,000 में यहाँ पे माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, कितना है 26,25,000। ठीक है, तो मैं माइनस कर देता हूँ 1,48,75,000 माइनस 26,25,000। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 1,22,50,000 प्लस तुम्हारा करंट एसेट, तो वर्किंग कैपिटल है, नेट करंट एसेट माइनस नेट करंट लायबिलिटी, तो एवरी ईयर उतना ही लगने वाला। तो वो कितना था तुम्हारा, यहाँ पे था ना 25 लाख था, तो यहाँ पे 25 लाख वापस से लगेगा 25 लाख, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा सेकेंड ईयर के लिए प्लस 25 लाख, तो 1,47,50,000 ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और तुम्हारा इनकम देख लो, तुम्हारा कंट्रोलर प्रॉफिट कितना, हर बार 95,000 तुम कमाओगे हर साल, तो प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारा था 95 लाख। तुम्हारा फीस कॉस्ट लेस होगा, फीस कॉस्ट पर एनम उतना ही लगेगा 8,50,000 का, और तुम्हारा डेप्रिसिएशन भी वही, तो मतलब तुम्हारा इसमें चेंजेस नहीं होगा, डेप्रिसिएशन भी 26,25,000 रहेगा।
तो तुम्हारा जो इनकम आ रहा है ना वो तुम्हारा फिक्स है, वो हरदम तुम्हारा इतना ही आता रहेगा जितना अभी आ रहा था। कितना आ रहा था अभी, यहाँ देखा था 60,25,000 आ रहा था। तो 60,25,000 तुम्हारा हरदम 60,25,000 ही आता रहेगा। लेकिन तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन लगने की वजह से तुम्हारा एसेट हर बार गिरते जाएगा। तो आरओआई अगर तुम निकालोगे अब 60,25,000 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट तो 1,47,50 हो गया, 1,47,50,000 हो गया, ठीक है। अब देखो पिछली बार आरओआई निकाला था तो नीचे 1,73,75 था, इस बार आरओआई निकाल रहा था 1,47, तो नीचे कम है ना। अब नीचे कम है तो ऊपर सीधी बात है कि तुम्हारा जो रेट है वो ज्यादा ही आएगा ना, 40.84%। समझा, ये समझा। अभी देखो मैं थर्ड ईयर का भी यहीं पे कर देता हूँ बाजू में, तो तुमको कैलकुलेशन के साथ बताने बोला ना, तो कैलकुलेशन उसको बता देते कि जैसे जैसे एज बढ़ेगा सेट का वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारा आरओआई बढ़ेगा। प्लांट मशीन, अब देखो बुक, अब जो ओपनिंग है, ओपनिंग अब ये हो जाएगा, ये ओपनिंग है 1,22,50,000 लेस तुम्हारा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो सेम ही रहेगा 26,25,000। तो अब इसको माइनस कर दो, 1,22,50,000 माइनस 26,25,000 तुम्हारा 96,25,000 प्लस करंट असेट, करंट असेट तुम्हारा 25 लाख एवरी ईयर लगेगा उतना, प्लस 25 लाख, तो ये होगा 96 लाख, 1,21,25,000, ठीक है। तुम्हारा प्रॉफिट तो उतना ही है, ये तुम्हारा कंट्रोलर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तुम्हारा प्रॉफिट, कंट्रोलेबल प्रॉफिट इतना ही है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इतना ही है। और तुम्हारा कंट्रोलेबल जो प्रॉफिट है वो तो हरदम सेम ही रहेगा ना, उसमें चेंजेस होगा, यही सेम टू सेम रहेगा तुम्हारा जो यहाँ पे कैलकुलेशन है। कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, उसमें से फिक्स एसेट लेस होगा और डेप्रिसिएशन भी लेस होगा, तो ये सारी चीजें सेम ही रहेगी, तो तुम्हारा वो चेंजेस नहीं होगा, 60,25,000 ही रहेगा। तो अब जो तुम आरओआई निकालोगे वो 60,25,000 डिवाइड में तुम्हारा क्या होगा, अब ये होगा 1,21,25,000, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट का ही ले रहे हैं ना लोग, इसके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। तो 60,25 डिवाइड बाय 1,21,25 तो होगा 49.69%। तो देख रहे हो पहले वाले ईयर में जो आरओआई था वो तुम्हारा था 34.68%, फिर सेकंड ईयर में कितना आरओआई होगा 40.84%, थर्ड ईयर में हो गया 49.69%। तो जैसे जैसे असेट का एज बढ़ रहा है, असेट जैसे जैसे बुढ़ा होते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, तुम्हारा आरओआई बढ़ते जा रहा है। समझ में आया? तो इसमें कुछ उतना दिमाग लगाने से था नहीं, सिंपल था। अभी क्या बोला, इन एडिशन टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, ठीक है, द मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि अब ना हम नॉन फाइनेंशियल भी देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ पैसा पैसा देख रहे थे, आरओआई आ रहा है, सिर्फ नंबर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल मेजर भी हमको देखना है फॉर 3 फंक्शंस के लिए। पहला फंक्शन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, तीसरा फंक्शन brand awareness of the company profile. Explain the scope of non-financial measures indicators with regard to these 3 function. एक एक फंक्शन लेने का उसके बारे में एक्सप्लेन कर देने का। पहला क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो तुम्हारे बिजनेस में अगर कोई बिजनेस में कोई भी टिका है तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्स की वजह से टिका हुआ। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेंगे, तुम्हारे एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो क्या तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा। तुम अकेले सब कुछ कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। वैसे ही प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं रहेगी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा क्या? तो ये सब भी मेजर्स है तुम्हारा परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। क्वालिटी देखो उसकी, ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे कि नहीं दे रहे, वो सारी चीजें देखो। देखो ये हमने देखा था एक एक करके, ये सारी चीजें तुम मैच कर लेना, थियरी में यहाँ से तुमको पढ़ा देना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सुपीरियर परफॉर्मेंस कम्स फ्रॉम सुपीरियर प्रोसेसेस। अब परफॉर्मेंस कहाँ से आएगा? सुपीरियर प्रोसेस रहेगा तो वो एक्चुअली डिजाइन डिवाइस एंड एग्जीक्यूट सुपीरियर प्रोसेसेस टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन विद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट इज द पीपल एंड देयर एफर्ट्स, पीपल एफर्ट्स उनके लगे हुए, हेंस ह्यूमन रिसोर्स आर सिग्निफिकेंट एलिमेंट फॉर सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं बोल रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ द परफॉर्मेंस वेल the entire organization automatically performs well। अगर वो अच्छा करेंगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगा। Hence measures such as staff turnover देखो तुम, अगर टर्नओवर तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, लोग तुम्हारे जल्दी जल्दी जो छोड़ के जा रहे हैं, 2 महीने में जा रहे हैं, तो दैट इज बैड मेजर्स की तुम्हारा परफॉर्मेंस वीक हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का।
लोग एब्सेंट हो रहे ज्यादातर, उनको मन नहीं लग रहा काम में, जॉब सेटिस्फाइड नहीं है तुम लोग, ऑफर लेटर एक्सेप्टेड शैल बी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो ये सारी चीजें तुम्हारे परफॉर्मेंस मेजर्स में आ जाएगी। प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी, व्हाट मेक्स एनी बिजनेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, उनका प्रोडक्ट ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इट इज सब्सटेंशियली the value which its product or service is capable to create to the users को वैल्यू लगना चाहिए उस प्रोडक्ट का, क्वालिटी इंपॉर्टेंट रहती है, सिंपली सेम क्वालिटी इज द कंफर्मेशन टू नीड टू यूजर, ठीक है, तो क्वालिटी तुम चेक करो, एक मेजर देख लो। ब्रांड अवेयरनेस एंड कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का ब्रांड भी रहेगा तो एक तरह से परफॉर्मेंस मेजर होगा, तुम्हारा ब्रांड बिल्ड करो, ब्रांड अगर तुम्हारा बन जाएगा तो तुमको कोई भी तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा भी, लेकिन ब्रांड के नाम पे लोग एक बार तो खरीद ही लेंगे। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स कंसीडर द ब्रांड इक्विटी वैल्यू ऑफ द ब्रांड इज as one of the significant performance measures. Brand value is largely based upon factors like customer उसके बारे में जानता है कि नहीं जानता है, customer loyalty and which includes customer behavior also, perceived quality, stakeholder expectation and organization ability to meet them and factors like patents, trademark etc. ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हम लोगों ने बोला था क्वेश्चन में, तीन फैक्टर बारे में जिनका जितना तुम्हारे दिमाग में आता उतना एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी में अपन लोग ने इसको खत्म कर दिया, कुछ इसमें था नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो तुमको लगेगा ये ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए, ये डेप्रिसिएशन में गलत हो जाएगा, कंट्रोल प्रॉफिट गलत निकल जाएगा, तो ये सारे तुम्हारे गलती होने के चांसेस रहेंगे, तो ये सारी गलती को ना करो। इसके लिए अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, एक एक लाइन अच्छे से रीड करोगे, रिक्वायरमेंट रीड करो क्या चाहिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। अभी देखो उसमें एक लाइन घुसा हुआ था रिपोर्टिंग डेट, उसकी वजह से पूरा कैलकुलेशन चेंज हो सकता था, नहीं तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ओपनिंग वाला लेते थे ना सिटी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन मैनेज करके देंगे, क्यों, क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम आरओआई निकाल रहे तो क्या कर रहे हैं, किसके बेसिस पे ले रहे, रिपोर्टिंग डेट पे जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है उसके बेसिस पे ले रहे, तो हमको डेप्रिसिएशन माइनस करके रिपोर्टिंग डेट का वैल्यू लाना पड़ेगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 43 पे, चलो क्वेश्चन नंबर 43 कैसे है इसका, ABC साइकिल्स लिमिटेड हैज टू डिवीजन A एंड B व्हिच मैन्युफैक्चर बाइसाइकिल, ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, पढ़ के देखो बताता हूँ। डिवीजन की बात करें, डिवीजन है प्रोड्यूसर्स, डिवीजन क्या कर रहा है, बाइसाइकिल का फ्रेम बना रहा है, और डिवीजन B क्या कर रहा है, असेंबल कर रहा है रेस्ट ऑफ द बाइसाइकिल ऑन द फ्रेम, तो वो फ्रेम बना रहा है और उसको फ्रेम चिपका रहा है B को, और B क्या कर रहा है, फ्रेम को असेंबल कर करके साइकिल बेच रहा है बाहर, ठीक है। There is a market for sub assembly and the final product, बोल रहा है सब असेंबली में भी उसका मार्केट है, फाइनल प्रोडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सब असेंबली, कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट मीडिएटर में बन के छोड़ा हुआ है, मतलब तुमने उसका फ्रेम बनाया, उसके बाद में उसको क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो फाइनल प्रोडक्ट में, तो अगर तुम फ्रेम भी ऐसा मार्केट में बेचोगे तो वो भी मार्केट है कि तुम फ्रेम भी बेच सकते हो अगर तुम्हारा साइकिल नहीं बन रहा है तो, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट दोनों के लिए मार्केट है, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। Each division has been treated as profit center, बोल रहा है कि हर एक डिवीजन प्रॉफिट सेंटर है, अपना अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। The transfer price has been set at long run average market price, तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग सेट हुआ है वो लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस पे, अभी ट्रांसफर प्राइसिंग की जरूरत किसको पड़ेगी, अभी देखो दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी, अभी डिवीजन ए क्या करता है, ये बनाता है फ्रेम किसका, साइकिल का, और डिवीजन बी क्या बनाता है, साइकिल बनाता है, तो इसको तो इधर से फ्रेम चाहिए रहेगा ना, तो ये उसको फ्रेम भेजेगा, ठीक है, फ्रेम भेजेगा और साइकिल बना के आगे एक्सपोर्ट करेगा, मतलब बेचेगा मार्केट में, ठीक है। तो अभी डिवीजन ए जो है वो डिसाइड करेगा कि मैं उसको डिवीजन बी को फ्रेम कितने पे दूं, तो उसने क्या बोला कि मैं जो दूंगा उसको फ्रेम दूंगा वो कितने पे दूंगा, ट्रांसफर प्राइसिंग से सेट किया लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस, अभी नीचे दिया होगा जो भी लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस उसके ऊपर वो उसको देगा। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल टू ईच डिवीजन, अभी देखो डिवीजन का हर एक डेटा दिया हुआ है, मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस चल रहा है फाइनल प्रोडक्ट का, मतलब वो जो डिवीजन बी आगे बेचेगा साइकिल का, वो कितने रुपीज है, 3000 रुपीज है, ठीक है, वो 3000 रुपीज है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ सब असेंबली, तो ये जो फ्रेम जो बाहर बेचेगा ना, अगर असेंबली में बेच देगा, असेंबली मतलब सब असेंबली मतलब जितना तुमने आधा बनाया ना, डिवीजन ए ने क्या सिर्फ फ्रेम बनाया उसको बेच सकता है, उसको बोलते हैं सब असेंबली मार्केट, ठीक है। तो वो आधा प्रोडक्ट को बेच सकता है, कितने में बेच सकता है, 2000 रुपए में मार्केट में बेच सकता है, तो यही 2000 पे वो डिवीजन बी को भी ट्रांसफर करेगा फ्रेम, और इसी पे वो मार्केट में ही बेचेगा, ठीक है। तो ये जो फ्रेम जो बेचेगा देखो तो फ्रेम जो बेचेगा ये 2000 रुपए में बेचेगा, मार्केट प्राइस है इसका, ठीक है, फ्रेम का 2000 रुपए का मार्केट प्राइस है। अभी डिवीजन बी को देना हो किसी को भी देना हो सेम प्राइस पे देगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग सब असेंबली इन डिवीजन बी, अब डिवीजन बी को ना एक्स्ट्रा अलग से 1500 रुपए और लगता है, कितना समझ में आता है, हाँ कितना समझ में आता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन डिवीजन ए इज 1200 पर यूनिट, डिवीजन ए को कितना खर्चा लगता है, 1200 रुपए का लगता है। इफ डिवीजन ए, रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे,
इफ डिवीजन एज मैक्सिमम कैपेसिटी इज 1000 पर मंथ, तो डिवीजन ए की बात कर रहा है, डिवीजन ए अगर पूरे मंथ में 1000 ही फ्रेम बना पाता है तो क्या बोल रहा है, एंड सेल्स टू द इंटरमीडिएट, और बोल रहा है कि इंटरमीडिएट में सेल कर रहा है कितना, आर नाउ 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स, क्या बोल रहा है कि वो इंटरमीडिएट में मतलब अपने सब असेंबली मार्केट में कितना बेच रहा हो, 800 यूनिट्स बेच सकता है, ठीक है, ठीक है, 800 यूनिट बेच सकता है। Should 200 units to be transferred to be on long run average price basis, तो कमेंट करो। अब देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। डिवीजन ए अगर बेचेगा मार्केट में बाहर, कितने में बेचेगा, 2000 में बेच सकता है, 2000 रुपये में बेच सकता है, बराबर 2000 रुपये में बेच सकता है, ठीक है, पक्का, ठीक। और इसको कॉस्ट कितना लग रहा है डिवीजन ए को, यहाँ पे दिया 1200 रुपये इसको कॉस्ट लग रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, इसका कॉस्ट है, तो डिवीजन ए का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कंपनी का समझ लो, मान लो डिवीजन भी होता ही नहीं, तो कंपनी का डिवीजन सिर्फ ए होता, तो कंपनी को भी 800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, हाँ हो रहा होता, कंपनी को भी डिवीजन ए से और ओवरऑल कंपनी को भी 800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी अगर मैं देखूं, अब इसके पास ना 1000 ये बनाता था, 200 यूनिट्स बच गए इसके बाद, अब ये क्या करेगा, डिवीजन बी को ट्रांसफर कर देगा, तो ये क्या बोल रहा है, क्या शुड 200 units to be transferred to be on long run average, long term average price basis, long term average price basis मतलब कौन सा प्राइस, यही वाला, क्या उसको बेचना चाहिए वहां पे। अब देखो ओवरऑल कंपनी को क्या होता है वो देखो, अगर कंपनी को अगर 200 यूनिट डिवीजन बी को देगा, 200 यूनिट देगा, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, 200 यूनिट का डिवीजन बी का करके साइकिल बनाएगी, और साइकिल बना के क्या करेगी, बेचेगी ना बाहर मार्केट में, कितने में बेचेगी, 3000 में बेचेगी साइकिल, ठीक है। डिवीजन ए को कितना खर्चा लगा था, 1200, डिवीजन बी को कितना खर्चा लगा, 1500, यहाँ पे डिवीजन बी को एक्स्ट्रा खर्चा और 1500 लगेगा, ठीक है, डिवीजन बी को 1500 का खर्चा लगेगा, तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, 2700, कंपनी को 300 रुपीज का प्रॉफिट ही है, कंपनी को 300 रुपीज का प्रॉफिट ही है ना, ये 200 यूनिट के पीछे, अगर ये 800 यूनिट यहाँ पे बेचता है और 200 यूनिट यहाँ पे बेचता है, तो कंपनी को ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, 800 इंटू 800, 6,40,000, 300 इंटू 200, तो कंपनी को 7 लाख का प्रॉफिट होगा, तो कंपनी को क्या करना चाहिए कि ये 200 यूनिट आगे बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, बेचना चाहिए ना, पक्का, नहीं समझा, ये समझा, तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है में क्या बोल रहा है कि तुम डिवीजन ए जो हो, और डिवीजन ए क्या करो, तुम 800 यूनिट क्या करो, एक्सटर्नल मार्केट में तुम्हारा बेच दो सब असेंबली में, और जो बाकी 200 यूनिट है तुम बेच दो इसको डिवीजन बी को, ठीक है, और वो क्या करेगा, बना के बेच देगा, आगे 300 रुपीज हमको प्रॉफिट होगा ओवरऑल कंपनी को, तो जब भी हमको देखना रहता है, डिसाइड करना रहता है कि वो सेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम ओवरऑल कंपनी के हिसाब से देखेंगे कि कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है तो 200 यूनिट के पीछे, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, हाँ आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, अब कौन सा ट्रांसफर प्राइस में बेचेगा वो कंपनी डिसाइड कर लेगी, ड्यूल रेट जो भी लगा लेगी, इसको तकलीफ हो रहा है तो, लेकिन बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए वो प्रॉफिट, अगर तुमको लेना डिसीजन तो देखो कि ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कंपनी बेचेगी साइकिल 3000 रुपया में, 1200 क्या होगा उसका, इसका कॉस्ट है डिवीजन ए का, डिवीजन बी का कॉस्ट है 1500, तो ओवरऑल कंपनी को 300 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 300 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन 200 यूनिट के पीछे मिलेगा तो बेचना चाहिए, यही अगर निगेटिव रहता तो डिवीजन ए का बोलता तू भाई एक काम कर 200 यूनिट बना भी मत और बेच भी मत, ठीक है, लॉस हो रहा है हमको। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द ट्रांसफर, अच्छा चलो ठीक है आप ट्रांसफर करेगा, तो व्हाट विल बी द ट्रांसफर प्राइस, मैनेजर ऑफ डिवीजन बी शुड बी केप्ट मोटिवेटेड, अगर डिवीजन बी को मोटिवेटेड रहना है तो कौन सा ट्रांसफर प्राइसिंग सेट होना चाहिए, अभी देखो डिवीजन बी की बात करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकंड पार्ट देखो, डिवीजन बी बेचेगा बाहर 3000 रुपए में, ठीक है, मैं यहाँ डिवीजन बी की बात कर रहा हूँ, इसका खुद का कॉस्ट है 1500 रुपया, ठीक है, 1500 इसका खुद का कॉस्ट है, ठीक है, और जो डिवीजन ए इसको ट्रांसफर करेगा, तो डिवीजन ए तो कितना ट्रांसफर कर रहा है इसने बोला था ना कि मैं तो लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करूंगा, तो लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पे, देखो ये लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस 2000 रुपया, तो इसके लिए तो 2000 रुपया और कॉस्ट लग गया ठीक है, 2000 रुपया और कॉस्ट लग गया, तो ये देखो 3000 रुपये में बेचेगा, माइनस 1500 माइनस 2000, तो इसको तो 500 रुपया का लॉस हो रहा है, तो इसके बुक्स में तो 500 का लॉस दिख रहा है, तो डिवीजन भी बोलेगा अरे यार मेरा तो नेगेटिव आ रहा है सब कुछ, तो मैं क्या करूं, मैं इससे लूंगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको ना मोटिवेटेड रखना है कि भाई तू एक काम, तू ऐसा मत कर,
तू ऐसा करेगा ना तो हम लोग को कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है, कंपनी को तो देखो ना 300 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन डिवीजन बी को तो यहाँ पे 500 का लॉस दिख रहा है, क्योंकि डिवीजन बी को 2000 में ट्रांसफर करें तो डिवीजन बी रिकॉर्ड भी 2000 ही करेगा। तो ऐसा क्या करे कि डिवीजन बी भी खुश रहे, डिवीजन ए भी खुश रहे। तो देखो कंपनी क्या लगाएगी, ड्यूअल रेट ड्यूअल रेट लगाएगी। ड्यूअल रेट मतलब क्या होता है कि इसको बोले कि एक रेट तू अप्लाई एक रेट तू अप्लाई कर, एक रेट तू अप्लाई कर। डिवीजन ए को क्या बोलेगी, डिवीजन ए को ये देख भाई तू तू 2000 में इसको बेच दे, ठीक है 2000 में इसको बेच दे, ट्रांसफर कर, और 1200 तेरा कॉस्ट है, 800 रुपए तेरे को दिखेगा प्रॉफिट में, ठीक है। डिवीजन बी को बोलेगी कि तुम क्या करो, तुम 3000 में मार्केट में बेचते हो, 1500 तुम्हारा खुद का कॉस्ट है, ठीक है। अभी तुम क्या करो, तुम डिवीजन ए से लोगे तो 2000 में, लेकिन तुम बुक्स में ना तुम 1200 ही दिखाओ कि तुम 1200 में लिए, क्योंकि कंपनी का जो वेरिएबल कॉस्ट है कंपनी का जो वेरिएबल कॉस्ट है 1200 ही है ना। डिवीजन ए का जो कॉस्ट लग रहा है सब असेंबली फ्रेम बनाने का 1200 ही लग रहा है ना, तो वो तो 2000 एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ, 800 रुपए इसका कॉस्ट तो 2000 ही है ना। तो ड्यूअल रेट में क्या होता है, मैंने बताया ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में कि जो डिवीजन ए वो अपना प्रॉफिट में दिखाएगा, वो अपना सेलिंग प्राइस पे दिखाएगा, डिवीजन बी एकदम मार्जिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा, जो प्रोडक्ट आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट क्या है यहाँ पे 1200 रुपए है ना, वही तो उसके लिए कॉस्ट है डिवीजन ए के लिए, तो उस पर ये रिकॉर्ड करेगा। तो अभी यहाँ पे ये खुश रहेगा 3000 1500 माइनस 1200, ठीक है। तो अभी डिवीजन बी को ना 300 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, डिवीजन बी खुश रहेगा, ठीक है। तो डिवीजन बी को बोला एक रेट तू अप्लाई कर 1200 वाला, इसको बोला तू 2000 वाला अप्लाई कर। तो एक ही प्रोडक्ट के लिए दोनों अलग अलग रेट अप्लाई करेंगे, वो सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड कर रहा है 2000 या परचेस प्राइस सेम रिकॉर्ड कर रहा है 1200, ठीक है, जो कि उसका वेरिएबल कॉस्ट है ए का, तो वही पे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये हो गया ड्यूअल रेट सिस्टम। तो ये भी मोटिवेटेड रहेगा, ये भी मोटिवेटेड रहेगा। तो डिवीजन बी को मोटिवेट करने के लिए हम लोग को ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। इफ आउटसाइड मार्केट इंक्रीजेस टू 1000, बोल रहा है कि मार्केट में डिमांड ना 1000 हो गया, शुड ए डिवीजन कंटिन्यू टू ट्रांसफर 200 यूनिट टू डिवीजन बी और एंटर प्रोडक्शन टू सेल आउटसाइड मार्केट। अभी देखो अगर मार्केट में तुम्हारा 1000 का डिमांड है डिवीजन ए का, तो डिवीजन ए जब 800 रुपया कमा सकता है बेच के पूरा का पूरा, तो 1000 यूनिट के ऊपर कितना कमाएगा, 8 लाख रुपया कमा सकता है। तो क्यों वो डिवीजन बी को बेचेगा, डिवीजन बी को अगर बेचता भी है तो ओवरऑल कंपनी को 300 रुपया का प्रॉफिट होता है ना। तो देखो अगर ये पूरा का पूरा 1000 यूनिट बेचता है डिवीजन है बाहर, तो इसको 8 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो पूरा नहीं बेचता है, मार्केट में डिमांड अब 8000 का है, 1000 यूनिट का है, अगर वो पूरा नहीं बेचता है तो ओवरऑल कंपनी को भी जैसे 800 यूनिट बेच दिया, ठीक है, अब जो 200 यूनिट बचा वो भी उसको बाहर बेच सकता है, लेकिन वो बेच नहीं रहा, वो बी को ट्रांसफर कर रहा है। जब वो बी को ट्रांसफर करेगा तो ओवरऑल कंपनी को तो 300 रुपया का प्रॉफिट होगा ना, 3000 तुम्हें बेचेगा साइकिल, 1500 रुपए इसका कॉस्ट, 1200 रुपए इसका कॉस्ट, तो ओवरऑल कंपनी को तो 300 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कंपनी को जब 800 रुपया मार्जिन मिल रहा है सब असेंबली मार्केट में, तो क्यों फाइनल प्रोडक्ट बनाने जा रही है, मत बनाना फाइनल प्रोडक्ट, छोड़ देना उसको। 800 रुपया तुमको यहाँ पे कमाई हो रहा है, तुम खाली फोकट वहां पे जाकर और खर्चा करके उसको साइकिल बना रहे हो, 300 रुपया कमा रहे हो ओवरऑल, तो तुमको नहीं करना चाहिए ना। यहाँ पे 800 रुपया तुमको मार्जिन मिल रहा है तो तुम मत बेचो, ठीक है। तो पूरा का पूरा 1000 यूनिट जो है वो क्या करेगा, मार्केट बाहर ही बेचेगा सब असेंबली मार्केट में, वो 200 यूनिट ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा आउटसाइड मार्केट में वो बेच देगा। इतना समझ में आता है? यस सर समझ में आता है पक्का? कुछ अभी तक कंफ्यूजन इसमें नहीं है? कंफ्यूजन ठीक है रहेगा तो मुझे मैसेज कर देना। चलो 1 मिनट के ब्रेक के बाद करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ केस स्टडी डाइजेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कोना प्रिसाइज सॉल्यूशन सीपीएस मैन्युफैक्चरर्स switch gear and specially designed the electricity boards which are sold to customer through widespread retailers and distributor networks across the country, ठीक है। तो ये चीज ये बना रहा है, क्या बना रहा है, मैन्युफैक्चर करता है स्विच गियर एंड स्पेशली डिजाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। सीपीएस enjoys the high reputation among the stakeholders, रेपुटेशन उसका बहुत अच्छा है स्पेशली वर्कर्स की तरफ से। द attrition rate at CPS is relatively lower देन ऑफ अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, उसका अट्रिशन रेट बहुत ही कम है, मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉय लोग टिके रहते हैं। अदर इंडस्ट्री अगर उसके इंडस्ट्री में अदर प्लेयर लोग के साथ कंपेयर किया जाए तो यह बेटर है। रीजन फॉर लो अट्रिशन रेट इज एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज, यहाँ पे जो पॉलिसीज है ना एम्प्लॉय को लेके एम्प्लॉय के हित में ज्यादा रहती है, एम्प्लॉय के लिए अच्छी रहती है, फ्रेंडली एम्प्लॉय फ्रेंडली रहता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ज्यादा देर तक टिक पाते हैं। स्पेशली इन रिगार्ड टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता होगा ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, और उनको प्रॉफिट का कोई शेयर भी मिलता है, बहुत अच्छी बात है। सैलरी मिला और उसके लिए उनको प्रॉफिट का शेयर भी एक्स्ट्रा और मिल रहा है, दैट इज गुड। तो एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ एज ए ओनर उसको ऐसा थोड़ा फीलिंग आता है। कोना प्रिसाइज सॉल्यूशंस अप्लाइड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान अराउंड 3 एगो, 3 साल पहले उसने प्रॉफिट शेयरिंग प्लान अप्लाई किया था अपने कंपनी में, ठीक है, चल रहा है।
The terms of profit share plan of CPS can be read as follows. तो देखो इनका profit share plan का terms क्या है? पहला, the CPS will be responsible to make available the profit share pool which will be equivalent to minimum of the following of three limits. अभी देखो तीनों में से minimum उसको इतना देना पड़ेगा, कितना? 30% of earning before taxes to the extent, यहाँ पे कैसे बोला, to the extent it is excess of the minimum acceptable target profit margin. नहीं समझे? प्रैक्टिकल में बता दो. 0.75% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू और एब्सोल्यूट अमाउंट 2.5 करोड़, तीनों में से जो भी इसका सबसे कम आएगा वो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा. मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन विल बी इक्विवेलेंट टू एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री ग्रुप. ठीक है, ये मिनिमम एक्सेप्टेबल इनका टारगेट प्रॉफिट मार्जिन है. The individual employee will be participated in profit share pool in proportion to ratio of the employee salary to the total salary of all employee of that division. तो देखो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कैसा मिलेगा कि उसका जितना सैलरी का रेशियो, जैसे टोटल सैलरी कंपनी पे करती है 1 करोड़ का, उसमें से उसको मिलता है 1 लाख, तो जितना प्रॉफिट है उसमें भी उसका शेयर कितना होगा उतना ही रेशियो में रहेगा जितना यहाँ पे. इसमें कितना परसेंट है, 1 लाख हाउ मच परसेंट ऑफ 1 करोड़, तो उतना सेम परसेंटेज वहां पे उसको मिलेगा. चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. हम करेंगे इसको प्रैक्टिकल में, समझ में आएगा अच्छे से, टेंशन ना लो. एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर ईयर जस्ट क्लोज्ड आज दिया हुआ है कि कंपनी का अर्निंग बिफोर टैक्स दिया है 40 करोड़ का हुआ है. नेट ऑपरेटिंग एसेट एम्प्लॉयड बाय सीपीएस आर 120 करोड़, इनका नेट एसेट एम्प्लॉयड है ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर सीपीएस रिकॉर्ड द रेवेन्यू ऑफ 360 करोड़, इनका क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में. टोटल रिलेवेंट पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द ईयर वाज 42 करोड़. इन्होंने टोटल सैलरी कितना रुपीस की पेमेंट की, 42 करोड़ की पेमेंट की सैलरी. ठीक है. इंडस्ट्री एवरेज लास्ट 3 इयर्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेट इज 8% ऑफ नेट ऑपरेटिंग एसेट. तो बता रहे हैं कि इंडस्ट्री का एवरेज लास्ट 3 इयर्स का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है, 8% ऑफ नेट ऑपरेटिंग एसेट. तो इसका नेट ऑपरेटिंग एसेट कितना है, इधर पे नेट ऑपरेटिंग एसेट इसका कितना है, 120 करोड़ है. तो कितना होना चाहिए इसका भी, एवरेज लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट इसका कितना होगा, तो 120 का 8% होगा. 120 का 8% कितना होता है, देखो जो यहाँ पे लिखा था ना उसको मैंने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिए नंबर्स में. ठीक है, जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था कि इंडस्ट्रीज एवरेज लास्ट 3 इयर्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 8% ऑफ नेट ऑपरेटिंग एसेट. तो नेट ऑपरेटिंग एसेट इज 120 करोड़, उसका 8% मैंने निकाला तो 9.6 मेरा क्या आ गया, एवरेज लास्ट 3 इयर्स का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया. वो मुझे कहाँ यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा. देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्सेस. तो 30% ऑफ अर्निंग, अभी देखो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, क्या बोला ये लोग ने, एक्सप्लेन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल एंड ग्रुप इंसेंटिव प्लान. अभी देखो क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, देखो एक सेकंड. देखो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान मतलब क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग इज अ ग्रुप इंसेंटिव अरेंजमेंट वेयर कैश बोनस इज पेड टू वर्कर और एम्प्लॉयज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ कंसर्न डिवीजन. तो जितना भी डिवीजन का प्रॉफिट होगा उसमें से तुमको कुछ पार्ट एज ए कैलकुलेशन, उनका जो भी जैसा कैलकुलेशन दिया हुआ ऊपर एग्जांपल में भी दिया हुआ कि ऐसा ऐसा कैलकुलेट करेंगे, उसका कुछ पार्ट उनका एज ए बोनस दे देंगे वो लोग, कैश बोनस या कैसे भी दे देंगे. तो उसको बोलेंगे तुमको प्रॉफिट का पार्ट दिया, तो हो गया प्रॉफिट शेयरिंग, हो गया वो of entity or entity as a whole. Since profit sharing is based upon the profit, hence can be said as compensation plan based upon short term performance. ठीक है, profit share plan must define the percentage of profit to be shared and who are eligible employees for participation and what will be the ratio of participation by each employee
worker in the bonus pool and formula for computing each of these percentage or the ratio. The criteria for participation in share may be as score or salary wages. तो मैंने क्या बोला था कि उन्होंने बोला है ना कि किस किस एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगा प्रॉफिट, तो उनका जितना भी सैलरी है सबको मिलेगा और जितना सैलरी उस हिसाब से उनको सैलरी के बेसिस पे बांट दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयर प्लान में भी यूज टू बूस्ट द मोटिवेशन। देखो क्यों यूज होगा कि अगर तुमको प्रॉफिट में से पार्टिसिपेशन मिलेगा, प्रॉफिट का पार्टिसिपेशन मिलेगा, तो आपको लगेगा कि आपको भी ओनर ऐसी फीलिंग है कि चलो ओनर जैसा मुझे फील आ रहा है कि प्रॉफिट में से मुझे कुछ पार्ट मिल रहा है, तो तुमको क्या होगा, तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ेगा तो तुम काम अच्छे से करोगे, काम अच्छे से करोगे तो अल्टीमेटली किसको बेनिफिट होगा, एंटिटी को बेनिफिट होगा। तो बूस्ट द मोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज टू एनहांस एंड प्रमोट देयर परफॉर्मेंस। Hence, profit sharing plan can be considered as performance management tool. Profit sharing plan can also be considered as pre-stage of Kaizen costing. ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने बोला था, फर्स्ट पार्ट हो गया अपना, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान हम लोग ने पढ़ लिया। इसमें क्या था, एकदम सिंपल है। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान मतलब क्या होता है कि तुमको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे देंगे, मैनेजमेंट कंसीडर करेंगे कैसे कैसे उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद किसको मिलेगा, किस बेसिस पे मिलेगा, तो अलग अलग चीज होती है। तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिल सकता है, तुम्हारे सैलरी के बेसिस पे मिल सकता है, अलग अलग चीजें क्राइटेरिया होती है। अब क्या बोला, कंप्यूट द अमाउंट टू बी मेक अवेलेबल एज प्रॉफिट शेयरिंग पूल बाय सीपीएस। अभी कितना अमाउंट वो देगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे ये तीनों में से जो भी लो रहेगा वो देगी। यहाँ पे लिखा ना, सीपीएस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अवेलेबल द प्रॉफिट शेयर पूल which will be the equivalent to minimum of the following three limits। तो तीन लिमिट A, B and C। अभी देखो सॉल्यूशन। ए क्या बोल रहा था, ए बोल रहा था, चलो पहले बी देख लो। 0.75% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। तो ग्रॉस रेवेन्यू कितना है इसका, 0.75% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। तो 0.75% इंटू ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, यहाँ पे दिया कि ड्यूरिंग द सीपीएस रिकॉर्ड कितना किया रेवेन्यू, रेवेन्यू उसका हुआ 360 करोड़ का, ठीक है। तो इंटू 360, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 360 इंटू 0.75%। तो दिस इज 2.7 करोड़, ठीक है। सी वाला पार्ट क्या बोला था, सी तो एब्सोल्यूट बता दिया था डायरेक्ट अमाउंट की 2.5 करोड़, तो ये आ गया 2.5 करोड़। अब बचा अपना लास्ट, ठीक है। ए बी और सी में जो भी लोअर रहेगा वो हम लोग दे देंगे। अभी ए क्या बोला था, अभी देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या बोला, 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स। 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स ये है टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेस ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। तो पहले तो पता करना पड़ेगा कि मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ठीक है। पहले पता करते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो अभी नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला है मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या होगा, विल इक्विवेलेंट टू द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप। तो इंडस्ट्री ग्रुप का लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है वो जो आएगा तुम्हारा, एवरेज लास्ट 3 इयर्स का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इंडस्ट्री का, वो तुम्हारा हो जाएगा मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। मतलब तुमको इतना तो कम से कम कमाना है, मतलब ये तुम्हारा मिनिमम टारगेट प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिफ्थ पॉइंट में बताया कि इंडस्ट्री एवरेज लास्ट 3 इयर्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ये कैसे कैसे लिंक है, यहाँ से हम यहाँ से आए। इन्होंने बोला कि मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन हमको निकालना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन है जो वो इक्विवेलेंट टू द एवरेज लास्ट 3 इयर्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप, ठीक है। अब इंडस्ट्री ग्रुप का जो लास्ट एवरेज 3 ईयर का प्रॉफिट है वो हमारा मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट मार्जिन प्रॉफिट होगा, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है, यहाँ इन्होंने बताया कि इंडस्ट्री का एवरेज 3 इयर्स का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है लास्ट 3 इयर्स का वो 8% ऑफ नेट ऑपरेटिंग एसेट है। अब 8% ऑफ नेट ऑपरेटिंग एसेट, तो नेट ऑपरेटिंग एसेट इज इक्वल टू 120 करोड़, तो उसका 8% हमने यहाँ पे निकाला तो 9.6 आया। तो ये हमारा आ गया ये वाला चीज, मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। तो मैंने कैसे निकाला, तो यहाँ पे मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन मैंने कैसे निकाला, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो नेट एसेट है 120 करोड़ का 8% ले लिया, वैसे निकालना था इंटू 8%, तो ये मेरा आ गया 9.6 करोड़, ठीक है। इतना समझो। और ऊपर क्या बोला कि 30% ऑफ, मैं तोड़ के बता रहा हूँ, ये लाइन बता रहा हूँ पूरा, 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स, 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है इसका, ये 40 करोड़ है, इसका कितना बोला 30% लेना,
तो 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये कितना आ जाएगा 30% ऑफ 30% ऑफ कितना है 40 करोड़ है, ठीक है। तो 40 का 30% कितना आ जाएगा तुम्हारा 12 करोड़। अब देखो, अभी इसने क्या बोला, अभी ये लाइन ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या बोला, इसमें बोल रहा है 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेस ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। तुम्हारा मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, उससे ज्यादा उसका एक्सेस, अभी देखो तुम्हारा अर्निंग बिफोर टैक्स आया 12 करोड़, ठीक है, ये कितना ज्यादा है तुम्हारा मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन से, मिनिमम टारगेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 9.6, तो 9.6 से ये कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 12 माइनस 9.6, ये तुम्हारा 2.4 ज्यादा है ना, ये तुम्हारा 2.4 करोड़। ये समझा लाइन का मतलब, कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, एक बार बता दो रुको। 2.4 करोड़ से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, दोनों में माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अभी देखो ये मैंने कैसे निकाला, क्या बोल रहा है 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स टू द एक्सटेंट it is excess of the minimum acceptable target profit margin. What is minimum acceptable target profit margin? It is 9.6 करोड़। इससे कितना एक्सेस है मेरा EBT का 30%, तो EBT का 30% is 12 करोड़, तो 12 करोड़ is how much excess of minimum acceptable target profit margin, तो 9.6 करोड़ minimum acceptable target profit margin, उससे एक्सेस कितना है, तो 12 minus 9.6, this is excess by 2.4 करोड़। तो एक ये क्राइटेरिया, एक 2.7 करोड़ और एक 2.5 करोड़, तो विच एवर इज लोअर, तो 2.4 करोड़ 2.7 करोड़ 2.5 करोड़, तो तुम्हारा विच एवर इज लोअर, तो क्या है तुम्हारा सबसे लोअर 2.4 ही करोड़ है, देयरफॉर 2.4 करोड़, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्या पूछा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग पूल, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग पूल, ठीक है। इतना समझ में आता है, ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया, पक्का समझ में आया, ठीक है चलो 2.4 करोड़, ठीक है, ये हो गया 2.4 करोड़। अब देखो आगे क्या पूछ रहे हैं, तो ये दो चीज हमारी होगी। अब क्या पूछ रहा है, मिस्टर विनेश शुक्ला हु इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ सीएसपी, एक एम्प्लॉय है सीएसपी का, ठीक है, एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट शेयर प्लान, ये भी एलिजिबल है प्रॉफिट शेयर प्लान में, इसको भी हिस्सा मिलेगा। अगर उसका सैलरी 36 लाख है, देन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर, तो टोटल कंपनी ने सैलरी कितना पेमेंट किया, कंपनी ने टोटल सैलरी किया 42 करोड़, ठीक है। देखो थर्ड वाला आंसर कैसे निकालेंगे, टोटल सैलरी कंपनी ने क्या, टोटल सैलरी पेड बाय कंपनी इज 42 करोड़, ठीक है। विनीत का सैलरी कितना है, विनीत शुक्ला का सैलरी, विनीत शुक्ला सैलरी कितना है 36 लाख है, ठीक है, तो ये हो गया 36 लाख। तो कितना परसेंट उनका टोटल सैलरी का, टोटल सैलरी का जितना परसेंट उसका है उतना इसको 2.4 करोड़ में उतना परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना परसेंट है, तो 36 लाख इज हाउ मच परसेंट ऑफ 42 करोड़, अभी परसेंट निकालना मुझे, तो ये दोनों करोड़ में होना चाहिए ना, तो 36 लाख है जो, इसको मैं करोड़ में करूंगा, ठीक है, तो इसको मैं करोड़ में कन्वर्ट करूंगा तो 0.36 करोड़ इसका सैलरी है, ठीक है। ये कितना परसेंट है 42 करोड़ का इंटू 100 डिवाइड बाय 42 इंटू 100, तो ये तुम्हारा 0.8571% है, ठीक है, 0.8571% है। तो इतना ही उसको सैलरी में, इतना उसको इतने में मिल जाएगा 2.4 करोड़, तो टोटल प्रॉफिट शेयर जो अमाउंट है, टोटल पूल इतना अमाउंट का बना है, ठीक है। तो अभी तुम्हारा शेयर कितना बनेगा, तुम्हारा 0.8571% मिलेगा, तो देयरफॉर अमाउंट पेड टू विनीत शुक्ला, ये कितना हो जाएगा 2.4 करोड़ टोटल प्रॉफिट है, इसमें से 0.8571% इसको मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 0.8571%, इसको मिलेगा 0.02। अब इसको मैं जो भी आया अमाउंट उसको लैक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ,
इसको लैक्स में कन्वर्ट करो तो 2,05,704, ठीक है। तो लैक्स में कन्वर्ट करूंगा तो 2,05,704 लैक्स, इतना अमाउंट उसको मिल जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल में करोगे आ जाएगा आप लोग आंसर भी 2.4 करोड़ इंटू 0.8571% मारना, फिर अमाउंट आने के बाद इंटू 1 करोड़ कर देना, ठीक है। तो आ जाएगा इन करोड़ इंटू लैक्स में आ जाएगा, ठीक है, वो करोड़ में था। तो ये समझ में आया, अभी हो गया अपना आंसर मैच, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, सिंथेसाइज प्रॉफिट शेयरिंग प्लान ऑफ सीपीएस इन ऑर्डर टू हाईलाइट मेजर लिमिटेशन। अभी देखो इसमें मेजर लिमिटेशन क्या रहेगा, देखो अगर कोई बंदा काम कर रहा है बहुत मेहनत से, ठीक है, बहुत मेहनत करके काम कर रहा है और उसका जो सैलरी है ना वो कम है, ठीक है। तो अगर उसका सैलरी कम है तो उसको जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तुम्हारा कैसे बांट रहे हो, सैलरी के परसेंटेज में बांट रहे हो। अभी देखो इसका परसेंटेज इतना था तो इसको इतना इतना लैक्स इतना प्रॉफिट का शेयरिंग मिल गया, 2,05,000 मिल गया। अभी बंदा समझ लो ये बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, ठीक है, और इसका सैलरी 36 लाख नहीं होता, इसका सैलरी 20 लाख होता था। तो इसको जो परसेंटेज मिलेगा वो बहुत कम मिलता था, 42 करोड़ में से 20 लाख कितना परसेंट उतना मिलता था, ठीक है। तो उतना परसेंट अप्लाई होता था टोटल प्रॉफिट में से, तो इसको इतना परसेंट मिलता था। और लेकिन ये बंदा तो मेहनत बहुत कर रहा है, तो जो बंदा मेहनत बहुत कर रहा है उसका सैलरी कम है, तो उसको जो जो शेयरिंग मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, वो तो गलत चीज हो गई ना। तो ये तुम्हारा लिमिटेशन है कि जो बंदा मेहनत कर रहा है जिसका सैलरी कम है उसको तुम उतना नहीं दे रहे हो, जो मेहनत नहीं कर रहा है और सामने उसका सैलरी ज्यादा है तो उसको बिना मेहनत किए भी इतना मिल जा रहा है। मतलब अगर मेरा सैलरी 2 करोड़ है तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं मेहनत करूँ नहीं करूँ, सैलरी के बेसिस तो लोग बांट ही रहे, ठीक है। तो 42 करोड़ में 2 करोड़ तो सैलरी मेरा ही है, तो इतना तो मेरे को कम से कम तो मिलने वाला है, काम करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो गलत बात हो गया, वो लोग को पहले से ही पता है कि इतना तो हमको मिलेगा ही, हम लोग काम करें या नहीं करें। तो ये एक तरह से तुम्हारा लिमिटेशन हो जाता है अगर तुम सैलरी के बेसिस से बांटते हो, तो ये तुम्हारा गलत चीज एक तरह से हो जाता है, समझा। तो ये मेजर लिमिटेशन रहेगा। अभी आता हूँ, ये हो गया अपना क्वेश्चन खत्म, इसमें कुछ था नहीं, सिंपल था, ठीक है। एक बस एक ये पॉइंट था जो तुमको ध्यान में रखना था कि ये ए पॉइंट वाला कैसा निकालेंगे, ठीक है। ए पॉइंट में ये 2.4 करोड़ निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान देना था, बाकी इसमें बाकी कोई था नहीं, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चलो नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Older Help India is a leading charity working with and for the disadvantaged elderly for over 5 decades. Older Help advocates for their needs for universal pension, quality healthcare, action against elder abuse, and many more. Older Help collects donation and funds and utilize them for the welfare of the elders. ठीक है? The governing body of Older Help has set up performance objective for 3 month 30 सितंबर 2020 के लिए। 3 महीने के लिए ना 4 ऑब्जेक्टिव रखा है। अभी क्या ऑब्जेक्टिव रखा है देखो, टू अचीव ए लेवल ऑफ 30 डोनेशन, ठीक है। 3 महीने में इनको टोटल 30 लाख का डोनेशन अचीव करना है। टू कीप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नॉट मोर देन 3% ऑफ डोनेशन, जो डोनेशन है उसका 3% से ज्यादा तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होना चाहिए। टू कीप वेलफेयर कॉस्ट मोर देन 85% ऑफ डोनेशन, जितना भी डोनेशन आएगा उसका मोर देन 85% तुम्हारा क्या होना चाहिए, वेलफेयर का खर्चा होना चाहिए। टू अचीव, तुम्हारा काम ही वही है, टू अचीव 90% ऑफ रिस्पाइट केयर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी। तो जितना भी कम्युनिटी से तुमको रिक्वेस्टेड आएगा, ठीक है, जितना भी रिस्पाइट केयर का रिक्वेस्ट आएगा उसका तुमको 90% कम से कम अचीव करना है कि उतना तुम रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर सको। अब रिजल्ट क्या है एक्चुअल, तो देखो रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट टू असिस्ट द मैनेजर इन इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव एंड कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो पहले देखो इसमें क्या बोल रहा है कि डोनेशन सबसे पहले तुम्हारा अचीव था कि अचीव करो लेवल ऑफ डोनेशन इज 30 लाख। तो तुम्हारा देखो डोनेशन पूरे साल पूरे 3 महीने में कितना हुआ, 7 लाख प्लस 13 लाख प्लस 11 लाख, तो कितना होगा 7 लाख प्लस 13 लाख प्लस 11 लाख। तो तुमने टोटल डोनेशन 31 लाख का लिया, ठीक है। तो तुम्हारा टारगेट था 30 लाख का, तुमको मिल गया 31 लाख, तो ये एक्सेस में ही है। तो तुम्हारा ये पहला वाला जो था अचीव हो गया, ठीक है, डोनेशन वाला। अब देखो इसको ऐसे बता सकते हो आप कि जुलाई फिर अगस्त एंड सितंबर डोनेशन कितना मिला 7 13 11 7 लाख 13 लाख 11 लाख, तो तुमको डोनेशन पूरा मिला 31 लाख का, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अचीव डोनेशन, तो ये तुम्हारा अचीव हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला कि कीप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नॉट मोर देन 3% ऑफ डोनेशन। तो अभी देखो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ये लोग ने कितना खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, देखो यहाँ पे 70,500 खर्चा किया,
17,500 खर्चा किया। यहाँ पे कितना किया? 52,000 खर्चा किया। यहाँ पे 52,000 खर्चा किया और यहाँ पे 33,000 खर्चा किया। तो परसेंटेज ऑफ डोनेशन कितना होगा? परसेंटेज ऑफ डोनेशन, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डोनेशन कितना होगा? तो देखो 17,500 7 लाख के ऊपर कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे? 17,500 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100, तो ये होगा तुम्हारा 2.5%। ठीक है, 13 lakhs डिवाइड बाय 52,000 डिवाइड बाय 13 lakhs, तो ये होगा तुम्हारा 4%। और 33 डिवाइड बाय 11 lakhs, ये तुम्हारा होगा 3%। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? 3% से ज्यादा तुम्हारा एडवर्टीजमेंट में खर्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने फुलफिल किया 3%, यहाँ पे तुमने फुलफिल किया 3%, लेकिन अगस्त मंथ में तुमने फुलफिल नहीं किया, तुम्हारा 3% नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टेटमेंट में डाल देंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड इन मंथ ऑफ जुलाई एंड इन मंथ ऑफ सितंबर द respective percentage of advertisement cost in respect to donation is 2.5% and 3% respectively, but in month of August there is increase of advertisement cost by 1%, more by 1%, मतलब 1% से ज्यादा हो गया। ठीक है, 3% का 4% हो गया, तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन। अभी तुमको क्या करना है? नेक्स्ट वाला क्या था? टू कीप वेलफेयर कॉस्ट मोर देन 85% ऑफ द डोनेशन। तो वेलफेयर कितना किया है लोग ने? वेलफेयर किया है इन्होंने, यहाँ पे देखो एल्डेस वेलफेयर 5,74,000, 10,92,000 एंड 9,79,000, तो 5,74,000, 10,92,000 और 9,79,000, 9,79,000। ठीक है, इतना इन्होंने वेलफेयर के लिए खर्चा किया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डोनेशन कितना होगा ये? तो 5,74,000 जो है तुम्हारा कितना परसेंट है डोनेशन का? 7 लाख का। ठीक है, उस मंथ में कितना डोनेशन है वही चेक करेंगे उसी के हिसाब से ना, टोटल थोड़ी ना करेंगे। 5,74,000 डिवाइड बाय 7 लाख, तो ये हो गया 82%। फिर 10,92,000 डिवाइड बाय 13 लाख, तो हो गया 84%। फिर 9,79,000 डिवाइड बाय 11 लाख, तो होगा तुम्हारा 89%। तो इन्होंने क्या बोला था कि मोर देन 85% तुम्हारा होना चाहिए डोनेशन का, तो यहाँ पे तुम्हारा मोर देन 85% है, ये दोनों में मोर देन 85% है, तो यहाँ पे तुम लोग ने जुलाई एंड अगस्त मंथ में कोई फुलफिल नहीं किया क्राइटेरिया। ठीक है, अचीव नहीं हुआ। अभी क्या बोला? अचीव 90% और डिस्पाइट का रिक्वेस्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी। अभी देखो रिक्वेस्ट कितना है 1120, लेकिन केयर प्रोवाइड कितना क्या 896, तो कितना परसेंट किया? इसको यहीं पे कर लेते। देखो 1120 में से 896 ही अलग ने प्रोवाइड किया ना, कितना परसेंट किया? 896 इज इंटू 100 डिवाइड बाय 1120, कितना परसेंट है? ये 80% फुलफिल हुआ। ठीक है, चलो एक नीचे कर लेता हूँ। रिस्पाइट क्या रिक्वेस्टेड, डिस्पाइट के रिक्वेस्टेड कितना? 1120 1140 1120 1140 और यहाँ पे 1200, और तुमने इसमें से प्रोवाइड कितना किया? प्रोवाइड कितना? 896 1003 896 1003 एंड लास्ट 1104। ठीक है, तो कितना परसेंट तुमने प्रोवाइड किया? तो फर्स्ट वाले में आया 80%। परसेंटेज ऑफ रिक्वेस्टेड, जितना रिक्वेस्ट किया उसमें से कितना तुमने परसेंटेज अप्लाई प्रोवाइड किया? 896 डिवाइड बाय 1120 80%, 1003 डिवाइड बाय 1140, ये तुम्हारा आ गया 87.98%। फिर यहाँ पे 1104 डिवाइड बाय 1200, ये हो गया 92%। तो तुमको प्रोवाइड कितना करना था? कम से कम 90%। तो यहाँ पे तुमने फुलफिल किया 92%, यहाँ पे फुलफिल नहीं किया, यहाँ पे फुलफिल नहीं किया। ठीक है, तो तुम्हारा ये ग्रीन, यहाँ पे ये ग्रीन, यहाँ पे ये ग्रीन, ये ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे अचीव, बाकी सब तुम्हारा रेड तुमने अचीव नहीं किया। तो ये 4% था, ये 82 84 और यहाँ पे 80% 87.9, तो यहाँ पे तुमने अचीव नहीं किया। इसी को क्या वर्ड्स में डाल देना। ठीक है, तो कमेंट में यहाँ पे लिख देना कि इस मंथ में तुम्हारा अचीव हुआ, इस मंथ में अचीव नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, उसको इतना हार्ड फर्स्ट कुछ था इसमें। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कर लिया, इसके पहले 4 किया, फिर 12 हो गया।
करते हैं, अभी 23 भी करेंगे, 25 भी कर लेंगे, 29 भी अभी करेंगे, 41 43 हो गया और 44 हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गया, 5 का। चलो ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एनजेड लिमिटेड इम्प्लीमेंटेड अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एंड द फॉलोइंग रिजल्ट। ये किसका, एमबी चैप्टर का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ये इसका लग रहा है। देखो यहाँ पे एनालाइज द क्वालिटी कॉस्ट, क्या बोल रहा है, सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स क्या कोई कॉस्ट होता है क्या, नहीं होता ना। हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में दो तरह के कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, एक कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। ठीक है, अगर तुम्हारा गुड्स को अच्छा बना के रखना है तो जिसके लिए जो जो तुम खर्चा करोगे वो तुम्हारा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में, लेकिन खराब बन गया, अब उसके वजह से जो खर्चा हो रहा है तुम्हारा वो हो गया कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। गुड्स हो गया बैड, अब करो खर्चा तो हो गया कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। गुड क्वालिटी में हमने क्या पढ़ा था कि दो तरह के कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी होते हैं, एक तुमको गुड्स अच्छा बनाना है तो वो तुम्हारा गुड्स खराब ना बने, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुड्स खराब ना बने उसके लिए कुछ कंट्रोल रखने पड़ेंगे, तो वो हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिवेंट कर लिया, आप चेकिंग करोगे ना, तुमने जो जो रूल्स रेगुलेशन लगाए, जो भी जो चीज तुम लगाए वो सब चेक करोगे तो वो बोल रहा है अप्रेजल कॉस्ट। फिर कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, उसमें क्या बोल रहा है कि अगर तुमने गुड्स खराब बन गया तुमसे, ठीक है, लेकिन कस्टमर तक अभी तक गुड्स पहुंचा नहीं, अभी तुम्हारा बिजनेस के अंदर ही गुड्स, तो जो भी अब उसके ऊपर खर्चा होगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आ गया। ठीक है, लेकिन अब गुड्स हो गया खराब और पहुंच गया कस्टमर के हाथ में, अब कस्टमर आके तुमको बता रहा तुम्हारा गुड्स खराब है तो तुम्हारा चलेगा गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में। ठीक है, तो ये 4 तरह के एनालिसिस हमने किए थे, अच्छे से देख लेना एमबी चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं सॉल्यूशन में। इसमें क्या बोल रहा है, एनालाइज करने बोला क्वालिटी कॉस्ट को। अभी यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रैप। अब तुम्हारा गुड्स जब खराब हो गया तो स्क्रैप हो गया, अब स्क्रैप हो गया तो अभी क्या करोगे तुम, उसका स्क्रैप हो गया ना तो उसका वेस्ट हो गया ना, पैसा वेस्ट हो गया तुम्हारा, तो ये स्क्रैप हो गया, मतलब पहली बात तो ये बैड क्वालिटी का। ठीक है, अब इंटरनल की एक्सटर्नल, तो अभी तक ये क्या गुड्स बाहर गया था क्या, स्क्रैप होगा, तुमको पता है ना कचरा होगा, कस्टमर आके थोड़ी ना बता रहा है तो ये तुम्हारा इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, रीवर्क, तुमने गुड्स बनाया, गुड्स बन गया खराब, ठीक है, अब तुम उसके ऊपर वापस से रिवर्क कर रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तो अभी तक कस्टमर के पास नहीं गया था, तो रिवर्क करना मतलब इज अनदर कॉस्ट, वापस से तुम खर्चा कर रहे हो इसके ऊपर, तो ये भी तुम्हारा इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अब देखो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट का तुम चेकिंग कर रहे हो तो चेकिंग करना है अप्रेजल कॉस्ट, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में अप्रेजल कॉस्ट। प्रोडक्ट का वारंटी, वारंटी कब होगा, जब तुम्हारा गुड्स बाहर चला गया कस्टमर के पास, अब वो वारंटी में तुमको क्या आ रहा है, बोल रहा है कि बना के दो, ये खराब हो गया तुम्हारा, तो अब कस्टमर आके बता रहा है ना, तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, तो तुम्हारा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। क्वालिटी ट्रेनिंग, तुम ट्रेनिंग दे रहे हो ताकि तुम्हारा गुड्स खराब ना बने, तो ट्रेनिंग देना मतलब प्रिवेंट करना चीज खराब होने से उसको पहले रोकना, तो ये होगा तुम्हारा प्रिवेंशन कॉस्ट। और मटेरियल इंस्पेक्शन, मटेरियल का चेकिंग कर रहा तो ये होगा तुम्हारा अप्रेजल कॉस्ट। ठीक है, तो 4 तरह के कॉस्ट हमको मिल गए, चारों में बाइफरकेशन कर दिया तो अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे। अब देखो 2020 का फिगर दिया, 2021 का फिगर दिया, अब बोल रहा कंपेयर करो क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे 2020 2021 हम लोग अच्छे से करेंगे इसको एनालाइज। अब देखो यहाँ पे करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, इसके अंदर तुम्हारा आएगा ए, नहीं यही तो ए, ये तुम्हारा ए, ठीक है, इसमें आ जाएगा फर्स्ट प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट कितना था, एक ही था प्रिवेंशन कॉस्ट, हाँ एक ही। फिर सेकंड आ जाएगा तुम्हारा अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है, कितना अप्रेजल कॉस्ट, एक ही है, हाँ ये भी एक ही ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। अब आते हैं बी, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, इसके अंदर तुम्हारा आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, इसके अंदर फर्स्ट आ जाएगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इसमें 2 पॉइंट है, और सेकंड आ जाएगा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम लोग लिख देते हैं। स्क्रैप तुम्हारा आ जाएगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट में, तो स्क्रैप यहाँ पे लिख दिया इंटरनल फेलियर कॉस्ट में स्क्रैप, ठीक है, और इसका दोनों का अमाउंट भी साथ में लिखते आते हैं 2020 एंड 2021।
ठीक है चलो काम करते हैं। स्क्रैप स्क्रैप कितना 6, ये सब 1000 में, ठीक है 600 एंड 300। तो 2020 में स्क्रैप होता था तुम्हारा 600, अब हो गया तुम्हारा कम, ठीक है ये स्क्रैप के ऊपर तुम्हारा कॉस्ट कम हो गया। रीवर्क बोल रहा है 500 से 400 हो गया, तो रीवर्क भी तुम्हारा इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आ गया, ये हो गया 500 से 400। फिर आगे क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन 200 से 240, तो प्रोडक्शन इंस्पेक्शन तुम्हारा किसमें था, अप्रेजल कॉस्ट में था, तो तुम्हारा आ गया प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, ये हो गया 200 से 240 240, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इंस्पेक्शन प्रोडक्ट वारंटी, प्रोडक्ट वारंटी तुम्हारा आ गया एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में, इधर पर आ गया प्रोडक्ट वारंटी, कितना है 300 से 150 हो गया, 300 टू 150 हो गया, कम हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा गुड्स बाहर कम खराब जाने लगा तो प्रोडक्ट वारंटी तुम्हारा कम कॉस्ट लगने लगा। क्वालिटी ट्रेनिंग 75 से प्रिवेंशन कॉस्ट, क्वालिटी ट्रेनिंग 75 टू 150। देखो ये तुम्हारा ट्रेनिंग का कॉस्ट में बढ़ गया, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मटेरियल इंस्पेक्शन 80 टू 60, इंस्पेक्शन आ गया तुम्हारा अप्रेजल कॉस्ट, मटेरियल इंस्पेक्शन ये होगा तुम्हारा 80 टू 60, अब टोटल कॉस्ट करो यहाँ पे 75 प्लस 280, 355 था पहले कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, अब कितना है 150 प्लस 240 प्लस 60, 450 हो गया। तुमने अप्रेजल कॉस्ट अपना मतलब अपना कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के ऊपर तुमने कॉस्ट खर्चा बढ़ाया, तो बढ़ाया तो क्या असर हुआ, देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, टोटल कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी ये कितना हुआ तुम्हारा 6 प्लस 5 प्लस 3, ये 1400, ये कितना हो गया 850, कम हो गया देखो, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इसमें दोनों के कॉस्ट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कितना हो जाएगा 355 प्लस 1400, तो ये हो गया 1755, 1755, और यहाँ पे 450 प्लस 850, 1300, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले तुम्हारा जो ट्रेनिंग खर्चा होता था 75 रुपीज से तुम खर्चा करते थे, 75,000 इन 1000 है, ठीक है 75,000 तुम खर्चा करते थे ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता था, तुम्हारा माल खराब बनता था, तुमको रिवर्क का खर्चा आता था, रिवर्क तुम्हारा 600 हो जाता था, और रिवर्क सॉरी स्क्रैप तुम्हारा कचरा निकलता था, रिवर्क तुमको करना पड़ता था 500 रुपए तुम्हारा 500,000 तुम्हारा रिवर्क में जाता था, और कस्टमर के पास माल खराब पहुंचता था, क्योंकि तुम्हारा क्या होता था प्रॉपर मटेरियल इंस्पेक्शन नहीं होता था, और मटेरियल का इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन इंस्पेक्शन प्रॉपर होता नहीं था, तो तुम्हारा कितना खर्चा होता था वारंटी का तुम्हारा 300 जाता था। लेकिन अब तुमने ट्रेनिंग का खर्चा तुमने क्या किया, मोर देन डबल कर दिया, ठीक है 75 का डबल कर दिया, 150,000 करने लगे। अब उससे क्या हुआ तुम्हारा कि तुम्हारा रिवर्क कम हो गया, ठीक है 500 की जगह 400 हो गया, लेकिन तुम्हारा स्क्रैप भी कम हो गया और प्रोडक्ट का वारंटी का खर्चा आधा हो गया, ठीक है ये सिंपल तुम्हारा कम हो गया। तो तुमको ट्रेनिंग देना तुमको बेनिफिट मिला, ट्रेनिंग देने से तुम्हारे वर्कर लोग को ज्यादा दिमाग आने लगा, ठीक है वो लोग अच्छे से काम करने लगे, अच्छे से काम करने लगे, तो तुम्हारा जो एक्स्ट्रा खर्चा होता था रिवर्क के ऊपर और तुम्हारा ये सारी चीजें जो वारंटी का खर्चा पड़ रहा है ये सब तुम्हारा कम होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी जो तुमने खर्चा किया तो कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी तुम्हारा कम हो गया। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में पहले तुम 200 खर्चा करते थे, अब 240 करने लगे, ठीक है यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज में बढ़ गया खर्चा 80 से 60, तुम्हें मटेरियल इंस्पेक्शन के ऊपर तुमने कम कर दिया, ठीक है बोला कि इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी 355 से 450 होगा, तुम्हारा ये कॉस्ट बढ़ा, तो ये कॉस्ट बढ़ा तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी 1400 से 850 होगा, कम होगा, तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी 175 से
1300 होगा 1755 से। तो यहाँ पे तुमको एनालिसिस दिखेगा कि तुमने जब गुड क्वालिटी के ऊपर खर्चा करना चालू किया, तुम्हारे बैड क्वालिटी के खर्चे जो हो गए वो कम हो गए। सिंपल बात है ना, अगर तुम किसी चीज को खराब होने से अगर बचाओगे तो वो चीज बचेगी, और वो चीज बचेगी तो तुम्हारा जो खर्चा होता था पहले की खराब हो जाती थी, कस्टमर के पास खराब पहुंच जाती थी, तो वो सारे खर्चे तुम्हारे बस में लग जाएंगे, क्योंकि तुमने यहाँ पे पहले ही खर्चा कर दिया। ठीक है, लेकिन वो भी तुमको एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या वो खर्चा करने से ये खर्चा उतना कम हो रहा है उस बेसिस पे कि नहीं, तो अगर नहीं कम हो रहा है ये भी उतना ही, फिर भी ये खर्च करते जा रहे हो तो मतलब नहीं, फिर करते रहो। लेकिन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर क्या है, अगर फाइनेंशियल तुमने देख लिया, फाइनेंशियल तो चलो कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा तो क्या करूँ, नहीं करता वहां पे, लेकिन नॉन फाइनेंशियल देखना पड़ेगा, तुम्हारा गुडी तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारा मार्केट में क्वालिटी खराब जाएगा तो लोग तुम्हारा परचेस आज किया लेकिन अगली बार से नहीं करेंगे, तो इससे तुम्हारा मार्केट भी डाउन हो सकता है। तो ये सारी चीजें तुमको ध्यान में देते हुए तुमको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके ऊपर कितना चीज खर्चा करना है। ठीक है, तो हमने एक एक कॉस्ट के बारे में, क्वालिटी कॉस्ट के बारे में देख लिया कि एक एक कॉस्ट के बारे में तुमको एक लाइन लिख देना और अच्छे से टेबल बना के आना है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा तुमको यहाँ पे कुछ करना नहीं है एनालिसिस। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल फिनिश। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया अपना खत्म।